है, मुझे सच में अंदर से दुख लगता है, क्योंकि लगता ही नहीं है कि हम पढ़ते हैं कि हमें ज्ञान मिले, हम केवल पढ़ते हैं कि हम पास हो जाए। क्या अंग्रेजों ने अपनी कब्र, अपनी सत्ता की कब्र खुद खोदने के लिए किया था? जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है वहां वहां ये शब्द आपको किसी न किसी तौर पे सुनाई देता ही, चाहे वो पार्लियामेंट हो। यूएस से आप रॉ मटेरियल इंडिया ही से निकाल लो, तो आप रॉ मटेरियल निकालो, आप यहीं प्रोड्यूस करो और यहीं से आप इंडियन मार्केट में भी सर्कुलेट कर लो। आप वहाँ पे बनाओगे, फिर इतनी दूर दुनिया से आप ला के फिर इंडिया ही में बेचते हो, तो आपको खर्चा ज़्यादा आता है, महंगा हो जाता है। सामान सस्ता होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, आपको पैसा ज़्यादा आएगा, टैक्स भी आएगा उससे, आप वो सीधे पैसा भेजो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रखर तिवारी एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ द इंडियन फाइल्स के नए एपिसोड के साथ, और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रुतिक चैनल श्रुतिक की सीरीज़ को। जिससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं कृतिका भट्ट करके, उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग कुछ भी ऐसा करिए कि जिससे कि हम आपको मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा दें, आपको डोनेट कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें मॉनेटरी। तो उस समय पे हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अगर आपको पैसे मिलें, जो कि मुझे लगता है, तो आप और अच्छे से कर सकते हैं, आप टीम बना सकते हैं। तो हम लोग को भी लगा कि हाँ, करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने पेट्रियन और क्या कहते हैं पेपाल में अपनी जो आईडीज़ हैं वो बनाई, और उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो अगर आप हमारी मॉनेटरी टर्म्स में कुछ भी हेल्प कर सकते हैं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, दोनों में से आपको जो भी सही लगे। दूसरी अनाउंसमेंट है सैटरडे की, कुछ लोगों ने लाइव स्ट्रीम जिन लोगों ने देखी होगी, तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अब से हर संडे को, सैटरडे को नहीं, हर संडे को रात को 8 बजे, जो कि हमारा गरम अड्डा शो जो कि संडे को ही आता था, वो अब लाइव स्ट्रीम हुआ करेगा। तो आप लोग अपने जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, या कोई भी फ्रेंड है जो कि पॉलिटिकली एक्टिव रहता है, जिसको कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोलता है, किसी भी विचारधारा का हो सकता है, आप उसको ये लिंक शेयर करें। सैटरडे को रात में 12 बजे हम अपना थंबनेल और जो भी मुद्दा है टाइटल के साथ अपडेट करा करेंगे। आप उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनसे कहें कि वो ज्वाइन करें लाइव स्ट्रीमिंग, और उसी के बीच में हम अपना शुरुआत में ही बल्कि लिंक दे देंगे लाइव स्ट्रीम का, तो वो ज्वाइन करके अपने विचार रख सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो किस विचारधारा से। तो आप लोग कर सकते हो। और भाई लोग, थोड़ी सी हेल्प ये कर दो, पैसे से भले ही ना करो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करो, और अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी लास्ट लाइव स्ट्रीम में एक राकेश मिस्त्री करके आए थे और उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि लाइव स्ट्रीम में मैंने सो कॉल्ड कांग्रेस कह दिया था। तो उन्होंने कहा था कि सो कॉल्ड कांग्रेस नहीं, सो कॉल्ड भाजपा है। तो अपने अपने विचार हैं, विचारों से मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। तो होता ये है कि मुझे हंसी बेसिकली इस बात पे है कि कांग्रेस ही मेरा अगला टॉपिक थी, और सॉरी, ये नाटकीय नहीं होगी ये सीरीज़, जैसे कि आप देखते हैं, क्योंकि हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास वीडियो एडिटिंग और उसके लिए नहीं है हमारे पास टीम, हम इस चीज़ को मानते हैं। तो थोड़ी सी आपको शायद बोरिंग लगे, लेकिन पूरी देखना, क्योंकि ना हम क्रिटिक्स करेंगे के तरीके और ना हम किसी अंध समर्थक की तरीके हम आपको परोसेंगे चीज़। हम आपको सत्य परोसेंगे, जो सत्य है, जो घटनाएं सत्य में हुई हैं, और जिस तरीके से द इंडियन नेशनल कांग्रेस किस तरीके से 1885 में एक बनी हुई पार्टी और आज दिन तक का सफ़र, और क्या उसमें कुछ विचारधारा का बदलाव होता है, या लोग आज भी उसी सोच के हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। हम केवल अपने विचार रखेंगे और जो सत्य है वो रखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस। शायद आप अगर इसको वेब सीरीज़ में देख रहे होते या किसी अच्छी एडिटिंग वीडियो में, तो यही चीज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक नाटकीय रूप में आया।
नाटकीय रूप का मतलब ये कि 2 से 3 बार द इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला गया होता और आपको ये लग रहा होता कि क्या ऐसा सत्य बता रहे हैं, जबकि सत्य यही है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि हम जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में तो बनती है, लेकिन इसके बनने का कारण क्या बनता है ये हम भूल जाते हैं। हमें ये किताबों में पढ़ाया गया है, हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया, मैंने खुद पढ़ा, लेकिन मुझे इतना आज के लोगों पे और हमारी पीढ़ी पे जो पढ़ रही है या जो बच्चे हमारे यहाँ जो लोग पढ़ते हैं, हमारी पब्लिक, हमारे सिटीजन्स, उन पे इतना रोना आता है, मुझे सच में अंदर से दुख लगता है, क्योंकि लगता ही नहीं है कि हम पढ़ते हैं कि हमें ज्ञान मिले, हम केवल पढ़ते हैं कि हम पास हो जाए। इतिहास और बाकी जो ऐसे सब्जेक्ट हैं, साइंस वगैरह को अगर छोड़ दे, साइंस और मैथ्स को, या कॉमर्स, क्योंकि कुछ लोग कॉमर्स वगैरह लेते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट तो हम केवल इसलिए पढ़ते हैं कक्षा 10 तक कि हम उसमें पास हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हमें 11th में वो छोड़ देना है, हमें केवल मेन सब्जेक्ट लेना है, फिर हमें अपनी क्लास डिसाइड करनी है। हमें सबको पता है कि 1885 में 1885 में कांग्रेस बनती है, लेकिन हम वहीं पे भूल जाते हैं कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स इसको बनाता है, जो कि एक इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था, ICS था, और जो कि एक अंग्रेज था। क्या अंग्रेजों ने अपनी कब्र, अपनी सत्ता की कब्र खुद खोदने के लिए किया था? या जो ये कांग्रेसी आज कहते हैं कि हम झंडा उठा रहे थे आज़ादी का, वो या तो सच बोलते होंगे या झूठ बोलते होंगे। वो कहते हैं कि कांग्रेस बनी थी आज़ादी के लिए, तो भैया हम मुझे कोई ये बताए कि A.O. ह्यूम्स ने ये पार्टी क्या अंग्रेज़ों की सत्ता की कब्र खोदने के लिए बनाई थी? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो फैक्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होती है ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश एम्पायर को, और फिर बनती है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब एक चीज ये होती है कि ऐसी ही क्रांति दोबारा ना हो जाए, और उसको लेजिटिमेटेट करने के लिए, मतलब उसको सही करने के लिए कि जो सत्ता चल रही है वो लीगल है, जबकि वो इलीगल सत्ता थी, वो कोई इस देश की सत्ता नहीं थी, वो एक फॉरेन इन्वेजन था, बाहरी आक्रांताओं का हमारे देश पे एक हमला था, जो कि एक विदेशी आक्रांता को हटा के विदेशी आक्रांता बैठा था। मुगल भी इस देश के नहीं थे, ना ब्रिटिशर्स इस देश के थे। उसको कैसे लीगलाइज किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम लाया जाता है कांग्रेस। और आप ये देखेंगे कि जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने राज किया है, वहां वहां ये शब्द आपको किसी न किसी तौर पे सुनाई देता ही है, चाहे वो पार्लियामेंट हो US का, जिसको कि कांग्रेस कहते हैं, चाहे अलग अलग जगहों पे कांग्रेस पार्टी हो, या इंडिया की डेमोक्रेसी आप देख लीजिए जहां पे कांग्रेस पार्टी है। और इसकी बेसिकली बात तब चलती है जब ब्रिटिश क्राउन को ये लगता है कि दोबारा ये गदर अगर हुई तो इस बार तो हमने कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने दगा दे दी उस मूवमेंट को। उसकी बात मैं वीर सावरकर और कई अपने एपिसोड्स में कर चुका हूँ, जिसमें कि मैंने दंगों की और उसकी बात की है। और ये सीरीज़ जो है इंडियन फाइल्स के अगले 2 से 3 एपिसोड इंडियन कांग्रेस पे ही होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का डिटेल्ड वर्जन देते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि फॉर्मेशन और अर्ली डेज की। आज इसी पे बात करेंगे और उसके बाद वीडियो ख़त्म करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ह्यूम्स ने 28 दिसंबर 1885 में बनाई थी कांग्रेस, लेकिन ये बनने का कारण क्या बनता है? तो 1857 की क्रांति जैसे कि हो चुकी थी। अब बात ये थी कि फिर से अगर वो क्रांति हुई और इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं संभाल पाई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ही लोग थे ना जो ब्रिटिशर्स थे, बाकी तो जो उस पुलिस से लेके उसमें लोग थे वो भारतीय थे, जो कि भारतीयों पे ही शासन कर रहे थे। तो किस तरीके इसको किया जाए, तो एक आइडिया आता है और एक ICS ऑफिसर जो कि A.O. ह्यूम्स रिटायर्ड हो चुके थे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप
भारत में एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जो कि हमारी जो सत्ता है उसको सपोर्ट करें और जस्टिफाई करें, मतलब उसको लीगलाइज करें, कि उसको सही बताएं कि उसका जो यहाँ पे है वो और भारतीय द्वारा हो। एक ऐसी आपको व्यवस्था लानी है जो कि हमारा समर्थन करती हो, हमें जस्टिफाई करती हो कि जो ब्रिटिश का ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ राज कर रही है, ब्रिटिश क्राउन का जो राज है वो लीगल है। उसको जस्टिफाई करने के लिए आप इंडिया की एक ऐसा सिस्टम बताइए जिसमें कि गवर्नेंस तो इंडियंस करें, टॉप पे गवर्नर तो बैठेगा, वाइस रॉय जिसको कह सकते हैं, या गवर्नर जो होगा वो तो होगा ब्रिटिशर, उसके नीचे हम इंडियन बैठा दें और वो लीगलाइज करें। और कुछ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको अगर सुलझाने से लोग खुश हो जाते हैं और वो ब्रिटिश राज जिसको बोला गया या राज बोला गया केवल, उसको सपोर्ट करते रहें और उससे बाहर निकलने की ना सोचें। तो इसमें लोगों, तो जब ए ह्यूम्स के पास आए ये चीज़ तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि हम कुछ समय से राज कर रहे हैं और कुछ लोग अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय हैं, और जो कि अंग्रेजी जो कल्चर है, जो उनका जो एक ऑरा जो क्रिएट किया गया था उससे अट्रैक्टेड हैं और पॉलिटिकल थिंकिंग में उस तरीके के हैं, उनके साथ मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी की नींव रखी। उसके लिए वो 1883 मतलब 1883 में कुछ एलुमनाई जो कि कैलकाटा कॉलेज के थे उनको एक चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी का मैं एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट अपने यहाँ नीचे डालूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें वो क्या लिखते हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट होते होते 1885 का दिन आता है। 28 इस तरीके घटनाएं चलती रहती हैं, वो और लोगों से मिलते हैं, वो जोड़ते हैं, सब करते हैं, और फाइनली 28 दिसंबर 1885 मतलब 28 दिसंबर 1885 का वो दिन आता है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये स्थापना की जाती है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो कि मुंबई में है। वैसे ये अधिशेष जो ये सेशन था या ये स्थापना होनी थी वो पूना में होनी थी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि कुछ चीज़ें भड़क जाती हैं, कुछ दंगे ऐसे होते हैं जो इनके बारे में मैं बात पहले ही कर चुका हूँ, उसकी वजह से इस सेशन को बॉम्बे में और आज के समय में मुंबई में किया जाता है। उस समय में 72 डेलीगेट्स इस सेशन को अटेंड करते हैं और अटेंड करने के बाद इसमें लोग चुने जाते हैं अलग अलग पोस्टों के लिए। एओ ह्यूम्स जो कि एक अंग्रेज और कांग्रेस का एक दावा कि आज़ादी के लिए बनी थी, उसमें बताइए एओ ह्यूम्स जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। मतलब अंग्रेज मदद करने आ रहा था भारतीयों की कि तुम अंग्रेजों की सत्ता की कब्र कैसे खोदोगे भाई, मतलब यही हुआ। उसके बाद वोमेश चंद्र बनर्जी कहिए या उमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि मैंने जो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ी हैं उसमें वोमेश नाम आता है, लेकिन वैसे कहा जाता है कि जो उमेश ओरिजिनल नाम है बंगाली, ये बंगाली थे तो इनका ट्रांसलेशन उमेश होना चाहिए इंग्लिश में। तो उमेश चंद्र बनर्जी जी को पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाता है। लेकिन एओ ह्यूम्स के साथ दो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे जो कि स्कॉटलैंड सर्विसेज सिविल सर्विसेज से थे, उनको भी पद दिए जाते हैं और उनके नाम थे विलियम वेडरबर्न एंड जस्टिस, जो कि बाद में सर जॉन जर्डाइन भी बनते हैं कांग्रेस के मेंबर। अब मेरे सवाल कि ऐसा क्यों किया गया, और किया गया तो क्यों? आपने अगर आज़ादी की लड़ाई के लिए ये बनाई गई थी तो इसमें पहले ही सेशन में 3 अंग्रेज क्यों? इसका जवाब मुझे कांग्रेस के आला कमान, कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेस के समर्थकों से चाहिए, क्योंकि इसका जवाब कोई बीजेपी का सपोर्टर या विरोधी देगा तो क्या देगा, वो तो उल्टा सीधा बोलेगा। तो आप जवाब दें। अब आते हैं कुछ पॉलिसीज। कांग्रेस का मेन काम जो था कि
किसी तरीके जो अनरेस्ट है नीचे के लोगों में, जिनको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत है और ये हमारे ऊपर राज गलत कर रहे हैं, इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है, उनको शांत कराने के लिए कांग्रेस की कमेटी कांग्रेस बनाई जाती है। तो कुछ मेजर पॉलिसीज़ जो 1885 से 1905 मतलब 1885 से 1905 तक रहती है, उसमें मेनली थी कि हम्बल रिक्वेस्ट या विनती करके कांग्रेस एक तरीके से जो उसके लीडर थे बड़े बड़े, उसमें दादा भाई नेहरूजी का भी नाम आता है, बहुत सम्माननीय है, लेकिन ये विनती करते थे। और विनती करके कौन सी आज़ादी मिलती मुझे नहीं समझ में आता है, आप समझाइए, कांग्रेस ही समझाइए। तो सिविल राइट्स की पहली बात करते हैं, तो वो मांग करते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए। और प्रेस को आज़ादी किस लिए मिलनी चाहिए कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो वो निकाल के लाए, क्योंकि कांग्रेस इतनी बड़ी नहीं थी उस समय में और कांग्रेस को फैलाना भी था, तो कांग्रेस की सोच लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए। फिर द राइट टू ऑर्गेनाइज प्रोसेशंस, मीटिंग एंड मैनी अदर सच राइट्स, कि मतलब कि कहीं पे पोजीशंस मतलब छोटे मोटे जैसे मीटिंग करें, लोगों को बताएं कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, और मतलब एक तरीके से बीच का जो मिडिल एजेंट होता है ना, तो वो ये मांग रहा था कि भाई हमें मीटिंग तो करने दो, हम लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे समझेंगे कि उनको आपसे किस चीज़ से दिक्कत है, तो उसके लिए हमें मीटिंग करनी पड़ेगी, तो आप उसकी हमें आज़ादी दे दो। सिविल राइट की इतनी राइट हो कि लोग इकट्ठा होकर बातचीत कर सकें, अपने विचार रख सकें, फिर हम उनको समझाएंगे कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं, अगर उनकी कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि एक बड़े समूह की मांग है तो वो हम आपको बताएंगे, आप पूरी कर लेना। तो उनकी मांग इसलिए थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था कि कि जो कुछ जगह पे अब्यूज़ हो रहा था और जिस तरीके से पब्लिक में जो वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही थी उनको रोका जाए, क्योंकि पहले क्या उस समय में क्या था कि जो अंग्रेज ऑफिसर होता था, सेम रैंक का अंग्रेज ऑफिसर और इंडियन ऑफिसर में अंग्रेज ऑफिसर की रैंक बड़ी मानी जाती थी, वो इंडियन सेम रैंक का ऑफिसर उसको सल्यूट करना पड़ता था। तो इस तरीके का सीन था, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, थोड़ा सा हारमनी लाई जाए जिससे कि सिस्टम अच्छे से काम कर सके, इंडियंस को प्रमोशन मिल सके। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव में ये भी चेंज लाने को कहा गया कि आप लोग जो एग्रीकल्चर के बैंक्स हैं उनको खोलिए, एग्रीकल्चर बैंक्स, जिससे कि जो हमारे किसान हैं उनको थोड़ी राहत मिले। ये एक अच्छा काम था वैसे, लेकिन ये मेनली इसलिए किया जा रहा था जिससे कि आप जब खोलेंगे, जब वो किसान के पास पैसा पहुंचेगा, वो अच्छे से खेती करेगा तो आपको लगान भी तो अच्छी देगा। इसका ये आउटलुक था, जिससे कि वो हमारी और संपदा यहाँ से लूट के ले जा सके। अब भैया ये कांग्रेस की इतिहास लिखा है, ना मैंने लिखा है ना किसी और ने लिखा है, ये कांग्रेसियों के उन्हीं लिब्रांडुओं ने लिखा है, जिनको बड़ा आप लोग वो करते हैं। आप थोड़ा पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे, कि जिस तरीके पहले भी बात हुई कि आप थोड़ा इंडियंस को भी पावर दें, कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं तो उनके हाथ में कुछ होना चाहिए कि वो लोगों की कुछ मदद कर सके किसी तरीके से। तो एक तीसरा पॉइंट ये भी था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर एक हम्बल रिक्वेस्ट की जाती थी कि कांग्रेस के लीडर्स को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जा सकें, जिससे कि वो लोगों की बातें उठा सकें, और लोगों की बातें उठा के न केवल वाइस रॉय या जो भी गवर्नर होगा, क्योंकि ये एक स्टेट था इंडिया, बल्कि वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी जाके इंडिया को प्रेजेंट करें, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और वहाँ पे बात रख सके कि ब्रिटिशर्स क्राउन से हम ये चाहते आए इंडिया, इसलिए वो बात रखने के लिए यहाँ से जा सके। टू इंक्रीज द पावर, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी कि जो लेजिस्लेचर बनता था वाइस रॉय का, जिसमें कुछ इंडियंस जो कांग्रेसी होंगे उनको जगह दी जाएगी, तो उसकी थोड़ी पावर बढ़ाई जा सके। टू इंक्लूड इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, की इंडिया के कुछ जो इलेक्टेड वो हैं, जैसे कुछ कुछ लीडर्स हो जाते थे इक्का दुक्का जगह से, तो उनको इलेक्ट करवा के कांग्रेस के थ्रू लाया जाए और उनको कुछ पावर्स दी जाएं, जिससे कि वो लोगों को कुछ काम कर सकें। और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको बहुत थोड़ा सा लेकिन कुछ पेमेंट भी करे, मतलब पैसे का भी खेल था। जो ये कहते ना कि आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, कुछ नहीं था, हमें तो नहीं दिखता भाई। हमने जितना
मैंने रिसर्च की और ये जो पॉइंट्स मैंने लिख के बोल रहा हूँ, ये मैंने वही पढ़ा है कि इसमें पैसे का भी लेन देन था कि भैया कुछ दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे ब्रिटिश क्राउन के लिए, तो हमें कुछ पैसा मिलना चाहिए। और जो लोग चुने जाते थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेते थे। मतलब जितना भी आईएनसी का प्रेसिडेंट हुआ, उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जो इलेक्टेड होता था, जो कि चुना जाता था, वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी एक संस्था हो गई एक तरीके से मान लीजिए, लेकिन फिर वहाँ से लोग चुने जाएंगे कि ये यहाँ का नेता, वो वहाँ का नेता। जैसे आज के समय में एमएलए, तो उस समय में अलग अलग जगहों पे चुनाव होते थे। वो जब वहाँ जाएगा हाउस ऑफ कॉमन्स या जहाँ भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसको पैसा मिलना था और वो ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेता था। तो ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेके, ब्रिटिश क्राउन के प्रति ईमानदारी दिखाने की बात करके, तो ये लोग आज कहते हैं कि ये लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की। ये हंसी आती है इन चीज़ों पे, लेकिन अब क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्लेम किया इकोनॉमिक पॉलिसी के मामले में कि ये अंग्रेजों ने क्या किया, लूटी हमारी संपदा, तो ये वापस आनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स भी दिए कि आपके लूटने के कारण जो था कि प्रॉपर्टी का जो रेट है वो बहुत हाई हो गया है, और क्या कहते हैं, आप जिस तरीके से कि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हैं, तो थोड़ा सा रेगुलेट करिए, कुछ लीनियंसी दिखाइए जिससे कि हमारी। तो उन्होंने क्या कहा कि इंट्रोड्यूस मॉडर्न इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को जो गुड्स वहाँ बनाने हैं, तो यहाँ से सामान जाता है इतनी दूर, तो वहाँ पे आपको बनाने में दिक्कत है। इससे बढ़िया आप यहीं पे बनाओ, यहाँ पे भी तो मार्केट इतनी बड़ी है इंडिया, और वो भी अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, तो इसीलिए कानपुर जो बनता है, जहाँ से मैं आता हूँ, वो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बनता है। क्यों बना? क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा के उन्होंने क्या किया कि यहाँ से आप रॉ मटेरियल इंडिया ही से निकाल लो, तो आप रॉ मटेरियल निकालो, आप यहीं प्रोड्यूस करो, और यहीं से आप इंडियन मार्केट में भी सर्कुलेट कर लो। आप वहाँ पे बनाओगे, फिर इतनी दूर दुनिया से आप ला के फिर इंडिया ही में बेचते हो, तो आपको खर्चा ज़्यादा आता है, महंगा हो जाता है। सामान सस्ता होगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, आपको पैसा ज़्यादा आएगा, टैक्स भी आएगा उससे, आप वो सीधे पैसा भेजो। तो ब्रिटिशर्स के लिए भी यह आइडिया काम का था। फिर इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जो कि बाद में चल के एक अभिशाप साबित होता है। जो कि पब्लिक सर्विस थी, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसको पब्लिक सर्विस करने की मांग इसलिए होती है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस जब आपके पास पहुंचेंगे, क्योंकि आप ब्रिटेन से जो लोग लाते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर करने के बाद, उनको सतही जानकारी होती है, उनको डिटेल्ड जानकारी नहीं। उनके पास वो मैप की जानकारी है, लेकिन लोग सोचते क्या ये आप नहीं जानते। तो उनको मैनिपुलेट कैसे करना है इसके लिए, और आपको उनको कैसे कंट्रोल करना है, अलग अलग रीजन के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, इसके लिए आप पब्लिक सर्विसेज में इंडियंस को थोड़ा सा पावर ज़्यादा दें। इसलिए आप इंडियनाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज करें। उसके बाद जो तीसरी मांग थी, जिसके लिए डांडी मार्च होता है, मांग की जाती है कि जो नमक पे आप कर लगा रहे हैं या टैक्स लगा रहे हैं, उसको आप ख़त्म करें। क्योंकि नमक एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर आप इस पे टैक्स लगाएंगे तो कोई भी भारतीय किसी भी तरीके से आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके पास रोटी है और वो केवल नमक और रोटी खाना चाहता है, जिस तरीके 8 दिन तक खाता है, तो वो भी नहीं खा पाएगा। तो जिसका पेट नहीं भरा होगा, वो आपको भगवान या अपना रूलर कैसे मानेगा। तो ये थी मोटी मोटी उनकी पॉलिसीज। अब हम डिटेल्ड में बात करेंगे अगले एपिसोड्स में, अलग अलग जो सेशंस हुए उनके 1885 से लेके जहाँ तक कवर कर पाएंगे, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं। इतनी ज़्यादा लंबी होगी तो आपको भी दिक्कत होगी। तो आप देखेंगे कि किस तरीके कांग्रेस ने इस देश में ब्रिटिशर्स का राज लीगलाइज हो, इस पे फोकस किया। और ये भी बताऊंगा कि कैसे कोर्स बदलता है और कैसे चीज़ें बदल के ये हो जाती हैं कि पूर्ण स्वराज की उसमें लड़ाई में कूदती है कांग्रेस। फिर क्या क्या होता है और किस तरीके से जिन लोगों ने सही में आहुतियाँ दी इस देश की आज़ादी के लिए, उनको इस आज़ादी की उससे
हटा दिया गया, भुला दिया गया और हमें केवल गांधी नेहरू ही पढ़ाया गया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है या गलत है। बाकी मिलते हैं इस रविवार को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।